आज का ये लेक्चर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में है। लगभग एक सप्ताह के अंदर बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं और उन प्रश्नों का संभवतः जो छोटा उत्तर हो सकता था, मैंने वो छोटा उत्तर YouTube पर ही दिया है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा है कि उनको कागजात किसी वकील से दिखाना चाहिए और उचित राय लेके कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो संभव नहीं है कम शब्दों में व्याख्या करना, या व्हाट्सएप से कुछ प्रश्न आए हैं उनका जवाब व्हाट्सएप पर देना, उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। फिर भी मैं जिनको शॉर्ट में जवाब दे दिया हूँ उनको भी विस्तृत रूप से इस प्रश्नोत्तर काल में सबको उत्तर दे रहा हूँ। सबसे पहले परमिला कुमारी का एक सप्ताह के अंदर जितने प्रश्न आए हैं, मुख्य रूप से जिसके जवाब देने की आवश्यकता है, उसमें प्रश्न है परमिला कुमारी। परमिला कुमारी कहाँ से प्रश्न करते हैं इन्होंने नहीं लिखा है, और क्या करते हैं ये भी नहीं लिखा है। इनका लिखने का जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि मालिकाना रसीद भूल गया है, कैसे मिलेगा। और दूसरा है इनका रिटर्न जमाबंदी कैसे मिलेगा। तो मालिकाना रसीद लिखने का मतलब हम जहाँ तक समझ रहे हैं, ये जमींदारी के समय जमींदार द्वारा जो रसीद दिया जाता था उसी को ही इंगित कर रही है। मालिकाना, मालिक जमींदार लोग को ही मालिक कहते थे। तो जमींदारी रसीद अगर भूल गया है तो उसका कोई भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं होता और आज के तारीख में आपको नहीं मिल सकता। जमींदार लोग जो रसीद देते थे तो अपने अपने ढंग से रसीद बुक बनाते थे। कुछ लोग, छोटे जमींदार के पास पर्ची टाइप का रसीद रहता था, किन्हीं के पास जिल्द मढ़ा हुआ काउंटर फाइल रहता था, यानी कि अधकट्टी, आधा दे देते थे और आधा रहता था। तो तरह तरह का रसीद देखने को मिलेगा। छोटे जमींदार का अलग, बड़े जमींदार का अलग। किन्हीं का छपा हुआ रहता था, किन्हीं का कैंची में, किन्हीं का उर्दू में, ऐसे रहता था रसीद। तो वो रसीद अगर आपके पास भूल गया है, नहीं है, या बर्बाद हो गया किसी कारण से, तो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है और न उसका कहीं से नकल लिया जा सकता है। जमींदारी उन्मूलन हुए काफ़ी समय हो गए, इसलिए जमींदार का अब कोई कोर्ट कचहरी उनके पास कोई कागज़ बचा नहीं, और जो मूल जमींदार थे उनके दूसरा या तीसरा पीढ़ी के लोग मौजूद हैं, तो उन लोगों ने भी उसको संभाल के रखा नहीं है। संभवतः किसी बड़े जमींदार के यहाँ कुछ कागजात रखा हुआ हो और उसमें कुछ कागज़ मिल जाए, और रसीद कोई ज़रूरी नहीं है, अन्यथा रसीद मिलने की कोई संभावना नहीं। दूसरा, रिटर्न जमाबंदी कैसे मिलेगा। रिटर्न जमाबंदी का नकल आपको मिलेगा अंचल कार्यालय में जहां जमींदार ने रिटर्न दाखिल किया था, या DCLR कार्यालय में जहां रिटर्न दाखिल किया था। और चूंकि अब बहुत पुराना हो गया, रिटर्न 55-56 के आस में दाखिल किया गया था, तो किसी कार्यालय में वो उपलब्ध नहीं होगा। वो जिला के कलेक्टर के जो अभिलेखागार होता है, यानी कि रिकॉर्ड रूम कलेक्टर का होता है, वहाँ मिलेगा। तो ये अलग अलग जगह की परिस्थिति क्या है उसको देख के समझ करके आपको पता लगाना पड़ेगा। और ये सब जानकारी बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि मेरा सभी वीडियो उन्होंने नहीं देखा या नहीं सुना है। जितने भी प्रश्न का मैं उत्तर अभी दे रहा हूँ वो सभी लेक्चर में पहले बोला जा चुका है। उस सबों का समाधान अगर क्रमवार तरीके से लेक्चर सुनेंगे आप लोग, तो सभी सवाल का जवाब उसमें निहित है। इसलिए पुनः आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जो धारावाहिक लेक्चर लैंड लॉ का, यानी कि भूमि से संबंधित कानून का जो चल रहा है,
और कुछ पुराना लेक्चर है उसको 1 बाई 1 एक एक करके खोल करके देख के सुन के अच्छी तरह से समझ लें, और तब अगर आपके पास कोई समाधान नहीं हो तब आप प्रश्न करें। और दूसरा, अगर आपके पास कोई ऐसा कागजात है जो आपको पढ़ने में समझने में नहीं आता है तो स्थानीय अधिवक्ता से संपर्क कर और उचित कार्रवाई करें। तो रिटर्न जमाबंदी के बारे में भी बता चुके हैं। जिम्मेदारी उन्मूलन वाला जो लेक्चर दिया है उसमें आप खोजिएगा तब मिलेगा कि कंपनसेशन केस कायम होता था और कंपनसेशन रजिस्टर में उसका केस नंबर मिलेगा। तो अगर वो अंचल कार्यालय में कंपनसेशन क्लर्क रहता है या डीसीएलआर कार्यालय में कंपनसेशन क्लर्क रहता है, यानी कि क्षतिपूर्ति जो जमींदार को मिला था उसी के केस नंबर के आधार पर वो रिकॉर्ड खोजने के बाद उसी रिकॉर्ड में जमाबंदी मिलता है। कहीं कहीं शिकायत मिल रही कि जमाबंदी फट गया, कहीं फाड़ दिया गया, कहीं पानी में बाढ़ में सड़ गया, गल गया, कहीं दीमक खा गया, ये सब अलग मामला है, लेकिन खोजने का तरीका ही है। और अगर आप कोर्ट कचहरी के कार्य से वाकिफ नहीं है, यानी कि कोर्ट कचहरी स्वयं नहीं जा सकते हैं या उतना पढ़े लिखे नहीं हैं या आपको कोई कोर्ट कचहरी का प्रोसीजर तरीका मालूम नहीं है, तो ये सब नकल लेने का काम जनरली अदालत कचहरी में जो जूनियर वकील लोग रहते हैं, आजकल वो लोग भी कुछ लोग करते हैं। ऐसे वकीलों का ही काम नहीं है नकल लेना, उसके लिए जो मुंशी या ताइद कहते हैं वो लोग नकल लेते हैं। तो रजिस्ट्री कचहरी में भी ताइद मुंशी रहते हैं जो डीड लिखते हैं और कुछ ये सब काम भी करते हैं, और सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के मुंशी लोग भी काम करते हैं। तो किसी मुंशी से आप संपर्क करके और ये खोजवा करके नकल ले सकते हैं। रसीद का नकल नहीं मिलेगा, और रसीद भूल गया तो भूल गया, समाप्त समझिए। और अगर उसका फोटोकॉपी आपके पास है तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिटर्न जमाबंदी खोजने के पहले उस जमींदार का नाम मालूम होना चाहिए और उसका कंपनसेशन केस नंबर मालूम होना चाहिए, और तब जाकर के वो रिकॉर्ड खोजने के बाद उसी रिकॉर्ड में रिटर्न जमाबंदी मिलेगा। और मिलने का स्थान या तो अंचल कार्यालय हो या डीसीएलआर का कार्यालय हो या एडिशनल कलेक्टर का कार्यालय हो, और कहीं नहीं तो कलेक्ट्री में जो रिकॉर्ड रूम रहता है वहाँ पर जाइएगा, और वहाँ पर भी रिकॉर्ड रूम में उसी तरह से रिकॉर्ड सजा के रखा जाता है कि कंपनसेशन केस का रिकॉर्ड कहाँ पर मिलेगा। और उसको खोजने के लिए एक रजिस्टर होता है, कंपनसेशन केस का रजिस्टर, सूट रजिस्टर बोलते हैं। उस रजिस्टर से जमींदार के नाम और पता के हिसाब से केस नंबर खोज लिया जाएगा, और केस नंबर मिलने के बाद वो रिकॉर्ड कौन क्लर्क के पास है उससे पता करके, या रिकॉर्ड रूम के कौन से क्लर्क इंचार्ज है जिसके पास है, तब वो उसको खोजेगा। ये सब काम जानकार मुंशी के द्वारा किया जा सकता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और इतनी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है तो इसके आधार पर आप स्वयं जा करके भी नकल ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है, रंजीत जी ये दरभंगा जिला से प्रश्न किए। इनका पहला प्रश्न है कि रैयती जमीन का बंदोबस्ती जमींदार कर सकता है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि YouTube को ये फॉलो कर रहे हैं बहुत दिन से और शुरू से लेक्चर आप सुन रहे हैं, और फिर भी आप लगता है मिस कर गए हैं। बकास्त ज़मीन के बारे में जो चर्चा चल रही थी, करीब 6-7 लेक्चर बकास्त ज़मीन पर डीसीएलआर के प्रश्न के उत्तर में जो दिया गया था, उसमें आपको इस सारे सवाल का जवाब निहित है। अगर और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वो सब लेक्चर आप सुने और देखें, आपको जवाब मिलेगा। संक्षेप में आपको अभी जो प्रश्न आपने जो किया है वो दोनों प्रश्न का हम जवाब दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न का जवाब ये है कि जमींदार को रैयती जमीन में कोई अधिकार जमींदारी के समय में नहीं था, इसलिए रैयती जमीन का जमींदार किसी को बंदोबस्त नहीं कर सकता था। लेकिन अब उसका अपवाद है, अगर रैयत की जमीन किसी कारण से, जिसमें कि प्रमुख कारण होता था मालगुजारी यानी कि रेंट बकाया हो गया और बकाया रेंट नहीं दिया, और रैयत जमीन मकान या दुकान या घर छोड़ के चला गया या गांव पलायन कर गया, तो उसको एबंडनमेंट बोलते थे, जमीन छोड़ के भाग गया। तो जब छोड़ के भाग गया तो दूसरा व्यक्ति को अधिकार नहीं था कब्जा करने का, जमींदार ही कब्जा करता, तो जमींदार कब्जा कर लिया। या कुछ रैयत ने कहा, जमींदार से अनुरोध किया कि अब हमसे नहीं चलेगा मालगुजारी, आप जमीन अपने पास रख लीजिए।
तो जमींदार को जमीन सरेंडर कर दिया। तो ये दोनों तरीका से जमींदार के कब्जे में चला आया। और तीसरा तरीका था कि रैयत पर केस करके जमींदार रेंट सूट डाल करके बकाया में और उसका नीलाम करा के अपने कब्जा में ले लेता था। तो ये तीनों तरीका से जमीन जो पहले कभी रैयत का था और जमींदार के पास आ गया तो उसी जमीन को वकास्त बोलते थे, यानी कि जमींदार के खास कब्जा दखल जोत में आ गया। आने के बाद उस जमींदार का जैसे और या प्रकार के जमीन, उसका खुद कास्ट, कामत, सीर, ये सब जमीन गैर मालिक जमीन, गैर खास जमीन जैसे जमींदार का था, उसी तरह से ये जमीन भी रहती होने के बावजूद भी ये 3 कारणों से वो बकास्त के रूप में माना जाने लगा, यानी कि जमींदार का खास जमीन हो गया। और तब जमींदार उसको बंदोबस्ती किसी भी रैयत को करता था या कर सकता था, अगर किया है तो वैलिड है। दूसरा इनका प्रश्न है 1915 में इन्होंने जमीन रजिस्ट्री बसीका से खरीदा था, रजिस्टर्ड सेल डीड से, लेकिन 1942 में बंदोबस्ती किसी गैर व्यक्ति को जमींदार ने कर दिया। तो ये तब संभव है जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पूर्वज ने खरीदा 1915 में और किसी कारणवश पूर्वज ने छोड़ दिया या जमींदार के कब्जा में आ गया, नीलाम हो गया, क्या हुआ, ये सब सारी प्रक्रिया को समझना जानना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं है तो जमींदार ने जो बंदोबस्ती किया सो गलत है। फिर उसके बाद कहते हैं कि रिविजनल सर्वे बना, तो रिविजनल सर्वे में जो वारसान है जमींदार के, उनके पोजीशन में दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि आपका कब्जा दखल आज के तारीख में या जिस दिन रिविजनल सर्वे बना उस तारीख में आपका नहीं था। अगर सच्चाई इसके विपरीत है, यानी कि कब्जा आज तक आप ही का है और अगर आपका रसीद कट रहा है, आप मालगुजारी दे रहे हैं और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा किसी प्रकार से, तो 42 का बंदोबस्ती और खतियान जो होगा तो रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। हाँ, अगर आपको रसीद काटने में इनकार करता है अंचल कार्यालय और कोई व्यक्ति कोर्ट में दावा करता है, तब आप अपना वकील से संपर्क करके और इसका वो उचित जवाब देंगे। अगर आपका कब्जा 1915 से लगातार आज तक चला रहा है और जमींदारी और बिहार सरकार का रसीद है तो आपका चीज़ पक्का है। इसके विपरीत अगर न आपके पास जमींदारी रसीद है, न रिटर्न जमाबंदी में आपका नाम है और न सरकारी रसीद आपके पास है, तो आपका रजिस्ट्री 1915 का वो बेकार हो गया, वो निष्प्रभावी हो गया। उसके आधार पर आज आपको कोई कोर्ट से डिग्री नहीं मिलेगी और ना आपको कब्जा मिलेगा अगर बेकब्जा हो गया। तो ये आपका दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न, तीसरा व्यक्ति हैं, वो नाम और पता तो नहीं लिखे हैं, जो प्रश्न किए हैं यूट्यूब पर उसमें लिखा हुआ है बेबी स्टार। तो बेबी स्टार से जो प्रश्न किए हैं वो अपना समझ लेंगे, हम उनको इसी से संबोधित कर रहे हैं क्योंकि यही नाम यूट्यूब पर दिया हुआ है। उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, स्थान नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने मांग किया है, इनका कोई प्रश्न नहीं है, उन्होंने हमसे मांग किया है कि जहानाबाद वाला बकास्त वाला लेटर दिया जाए। देखिए, यूट्यूब पर जो लेक्चर दिया था बकास्त के संबंध में, उसमें मैंने लेटर नंबर बता दिया है और वो लेटर नंबर रजिस्ट्री ऑफिस में दिया गया है। वो यूट्यूब पर मेरा लेक्चर नंबर खोज लीजिए, जो DCLR के प्रश्न के संदर्भ में दिया गया था बकास्त के लिए। किसी एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में उस पत्र का जिक्र है, उसमें पत्र नंबर और तिथि दिया हुआ है। वो लेक्चर सुन करके और पत्र नंबर और तिथि देख करके उसी से नोट करके आप रजिस्ट्री कचहरी में जाके पता लगा सकते हैं। किसी मुंशी ताइद या डीड राइटर वसीका नवीस के सहारे वो आपको पत्र बता देगा। उसमें कुछ इसी तरह का दिया हुआ था कि बकास जमीन का रजिस्ट्री नहीं किया जाए। तो ये आपका भी प्रश्न का हो गया। अब अजय कुमार 2 बारी प्रश्न किए हैं। एक बार जो प्रश्न किए हैं वो प्रश्न नहीं है, इनका सजेशन है। कहाँ से अजय कुमार किए हैं, स्थान नहीं लिखे हैं और क्या करते हैं ये भी नहीं लिखे हैं, लेकिन इनका सजेशन एक है
कि गैर मजरूआ के बारे में बताएं। तो मुझे लगता है कि या तो पहले जो मेरा लेक्चर गैर मजरूआ पर काफ़ी आया है, लैंड लॉ का हम लोग 24-25 या 27 या 30 या 32 लेक्चर से ज़्यादा हो गया, तो कई बार गैर मजरूआ के बारे में बताए हैं। तो उस पर अलग से अब लेक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तब बताएंगे। और गैर मजरूआ का सीधा मतलब है मजरूआ माने खेती योग्य, और गैर मजरूआ माने जो खेती योग्य नहीं है। कल्टीवेबल लैंड का उल्टा है अनकल्टीवेट, जिसकी खेती नहीं होता, उसी को गैर मजरूआ बोलते हैं। अब गैर मजरूआ दो तरह का होता है, एक आम होता है जो आम जनता का, एक खास होता है जो मालिक का, जमींदार का। और इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना। दूसरा प्रश्न है इनका, अजय कुमार का, कि DCLR ने अगर कोई गलत फैसला कर दिया तो कहाँ जाना पड़ेगा। तो देखिए ये भी प्रश्न भेग है। आप किसी से सुन करके आपके मन में कोई जिज्ञासा होती हो, आधा अधूरा बात आपको पता हो, तो ऐसे ही प्रश्न आप कीजिएगा तो सही उत्तर नहीं मिलेगा। अगर आपका अपना मामला है या आपके अपने करीबी का मामला है, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझ रहे हैं, कागज़ देखे हैं, या सही वस्तु स्थिति क्या है, जानकारी जब सटीक आपको हो तो सही सवाल कम शब्दों में लिख करके पूछिए, कम से कम शब्द में लिख करके पूछिए तो सही उत्तर मिलेगा। फिर भी किस कानून के तहत किस आवेदन का फैसला DCLR ने किया ये जानना जरूरी है। अलग अलग कानून में अलग अलग प्रावधान दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर कानून में ये है कि DCLR के फैसला के विरुद्ध में एडिशनल कलेक्टर के यहाँ अपील होता है। और ख़ास करके जो म्यूटेशन से संबंधित कानून है, लॉ ऑफ म्यूटेशन, उसके हिसाब से। तो आपका प्रश्न अगर म्यूटेशन से है तो आप एडिशनल कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकते हैं। अब अगर DCLR का अपीलेट ऑर्डर है, जैसे ओरिजिनल कोर्ट अंचल अधिकारी होता है म्यूटेशन में, तो अंचल अधिकारी का अपील होता है DCLR के यहाँ, और DCLR का जो अपीलेट ऑर्डर होता है उसका फिर रिवीजन होता है, वो होता है एडिशनल कलेक्टर के यहाँ। पहले कलेक्टर के यहाँ होता था, लेकिन अब सुधार कर दिया गया, कलेक्टर के यहाँ या एडिशनल कलेक्टर दोनों के यहाँ हो सकता है। उसके अलावा अन्य किसी कानून में अगर किया गया हो, तो जैसे लैंड इनक्रोचमेंट एक्ट में भी DCLR को पावर है। अगर ओरिजिनल केस लैंड इनक्रोचमेंट एक्ट का DCLR के यहाँ चला है तो उसका अपील कलेक्टर के यहाँ होगा। तो अलग अलग एक्ट में अलग अलग प्रावधान है, इसलिए आपका किस तरह का मामला है, किस एक्ट का मामला है, ये लिखिए सही से, तब उसका सही जवाब मिलेगा। और नहीं तो अगर आपको सही में अपील करना है तो आपके पास जो आदेश है वो आदेश को लेकर के स्थानीय वकील से मिलिए, जो समझते हैं कि इसके जानकार हैं, उनसे मिल करके आप अपील जहाँ करना होगा वहाँ कीजिएगा। एक विकास कुमार अरवल के हैं, ये बराबर कुछ न कुछ पूछते रहते हैं और बड़ा सजग हैं, श्रोता हैं और बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और पढ़े लिखे लगते हैं। इन्होंने कई सवाल पहले पूछा है, इनका जवाब भी मैंने दिया है। अभी जो एक सप्ताह के अंदर जितने सवाल आए उसमें इनका एक है कि बहुत मैंने विभोर हो गया है लेक्चर सुन के, इनका ज्ञान वर्धन हुआ है, इन्होंने अपनी खुशी जाहिर किया है, तो इसके लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से सुनते रहिए। अगर आपको सुनने में अच्छा लगता है, आपकी जानकारी बढ़ती है, तो ज्ञान जो है कभी न कभी काम देगा ही। उसी प्रकार से एक इंजीनियर हैं JP आर्या, इन्होंने कुछ प्रश्न भी किया था, उसका शॉर्ट में हमने रिप्लाई भी दिया था, और फिर भी उन्होंने एक शुक्रिया भेजा है, तो हम भी उनको धन्यवाद देते हैं। अब आप उसको देखते रहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, और जैसा कि आपने पहले बताया था कि आप सर्वे के काम में बिहार सरकार के जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सुविधा होगी। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न करता है वो है सूरज कुमार, ये इंडियन आर्मी में है। इनका प्रश्न है कि इनका रसीद कटा ही नहीं, और रसीद कटाने जाते हैं तो कहता है कि वकास जमीन है। हालांकि इनका प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया था यूट्यूब पर भी, तो फिर उन्होंने प्रश्न कर दिया कि अपील हमने DCLR के यहाँ किया है,
तो अपील तभी होगा जब अंचल अधिकारी इनका आवेदन रसीद काटने का दिए हैं उसको रिजेक्ट कर दिया हो, या डीसीएलआर के यहाँ डायरेक्ट। तो प्रश्न भी इनका अधूरा है। इससे पता चलता है कि इनको जानकारी नहीं है। अगर इन्होंने कोई ऐसा जमीन खरीदा है जो पहले बकास था, तो बकास्त का बंदोबस्ती जमींदार ने किसको किया था? अगर जमींदार ने जमींदारी के समय किसी रैयत को बकास जमीन बंदोबस्त कर दिया तो उस रैयत का हो गया। अब उस रैयत का लगान निर्धारण बिहार सरकार में हुआ कि नहीं हुआ? अगर बिहार सरकार में लगान निर्धारण नहीं हुआ और आपने वैसे रैयत से जमीन खरीद लिया, तब आपका म्यूटेशन नहीं होगा और न सीधे रसीद कटेगा। तब आपको सरकार के यहाँ आवेदन देना होगा, यानी कि प्रक्रिया आपको शुरू करना होगा अंचल अधिकारी के यहाँ कि हमारा लगान निर्धारित कर दिया जाए। ये जमीन तो बकास था कि नहीं, ये पहले आपको जानकारी लेना होगा। आप जो खरीदे हैं, जो सेल डीड आपके पास है, उस सेल डीड के मजमून देखना होगा। और अगर आप आर्मी में हैं तो इतनी जानकारी आपको नहीं होगी। आपके घर में जो आपसे बुजुर्ग लोग होंगे पढ़े लिखे, उनको कागज़ दीजिए और वहाँ स्थानीय वकील से मिल करके समझ करके और उचित आवेदन देंगे। अगर पहले से रसीद कट रहा है जिस आदमी से आपने खरीदा है, तो उसका म्यूटेशन केस होगा, सीओ के यहाँ होगा। अगर पहले से रसीद नहीं कटा है तो लगान निर्धारण का केस होगा। इसलिए, और अगर मान लीजिए आपने सही डीसीएलआर के यहाँ आवेदन दिया है या अपील किया है और डीसीएलआर कुछ नहीं कर रहा है, जैसा कि आपका दूसरा प्रश्न है, तो डीसीएलआर के विरुद्ध में आप कलेक्टर से पर्सनली मिल के छोटा सा आवेदन लिख के दे सकते हैं। जन शिकायत निवारण वहाँ पर बना हुआ है प्राधिकार, जन शिकायत निवारण प्राधिकार जिला स्तर पर, वहाँ जा कर के आप आवेदन दीजिए। उसमें नियम है कि कितना दिन के अंदर आपका शिकायत का निवारण हो जाए। उसका फॉर्म भी मिलता है वहाँ लोकल कचहरी में, आसपास में लोग फुटपाथ पर बेचते रहता है। वो फॉर्म भर के या इसे हाथ से लिख के भी आवेदन दीजिएगा, तो जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में दीजिएगा, अब वहाँ जा कर के आपका आगे की कार्रवाई हो जाएगा। अगर वो संभव नहीं है तो आप वकील से राय लेके आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्नकर्ता हैं वो है मोहम्मद असलम। ये तो स्थान नहीं लिखे, लेकिन इनका संबंध अररिया से लगता है। इंटरटेनमेंट करके यूट्यूब पर इनका है और नाम बाद में लिखे हैं परिचय में अपना। इंटरटेनमेंट के नाम से इन्होंने पूछा है 1975 में एसडीएम अररिया के कोर्ट का कोई ऑर्डर इनको सर्टिफाइड कॉपी लेना है, नकल बाजाब्ता लेना है, तो कहाँ से मिलेगा? अररिया से मिलेगा कि पूर्णिया से मिलेगा? चूँकि पूर्णिया पहले पूर्णिया जिला था इनका, बाद में अररिया जिला नया बना है। फिर इन्होंने कहा दोबारे फिर सूचित किया कि अररिया में नहीं मिला है। तो जब अररिया में नहीं मिला है तो जाहिर है कि कुछ दिन के बाद सभी रिकॉर्ड जितना भी कोर्ट है उसका कलेक्टर के समाहरणालय में जो रहता है रिकॉर्ड रूम, वहाँ जमा हो जाता है। तो आप वहाँ जाके पता लगाइए। लेकिन प्रश्न आपका अधूरा है और मुझे आशंका है कि आप एसडीओ कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट दिया गया, फैसला या निर्णय दिया गया, उसका नकल लेना चाहते हैं, तो वो सब नकल मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि एसडीओ के यहाँ 75 में सीमित प्रकार के केस ही होते थे। यानी कि 107 का केस, 144 का केस, 145 का केस, 147 का केस और 133 का केस। ये सब केस का रिकॉर्ड ज़्यादा दिन तक नहीं रहता था। सिर्फ 133 का रिकॉर्ड ज़्यादा दिन रहता है, बाकी का रिकॉर्ड 12 साल के अंदर जल जाता है। तो इसलिए अगर 12 साल से बहुत ज़्यादा हो गया तो नकल नहीं मिलेगा। संजोगवश अगर नहीं जलाया गया होगा तो आपको नकल मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता लगाना होगा, अगर केस नंबर मालूम है तो केस नंबर, पार्टी का नाम मालूम है तो पार्टी नंबर, नाम
और फैसला, ये 3 चीज के आधार पर आप एसडीओ कोर्ट का 75 का जो सूट रजिस्टर होता है वो जा कर के अररिया में देखिए, वहाँ नहीं है तो पूर्णिया में जाके देखिए, और सूट रजिस्टर में वो नंबर मिल गया हो तो उसके आधार पर वहाँ रिकॉर्ड देखिए। अगर उसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट में कि रिकॉर्ड जल गया तो नहीं मिलेगा, तो सूट रजिस्टर का नकल ले लीजिए, तो उससे भी आपका कुछ काम हल हो जाएगा। इसलिए कि सूट रजिस्टर में नाम, पता, फैसला की तारीख लिखा रहता है और केस नंबर। तो आपका भी जवाब हो गया असलम साहब। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न करता है, इन्होंने तो लिखा है डॉफिल चिन्मय। अब डॉफिल चिन्मय अब क्या संस्था चलाते हैं, क्या नाम है, ये अपना पहचान एक अलग रखने के लिए इन्होंने लिखा है। प्रश्न जो किया है यूट्यूब पर इन्होंने लिखा है डॉफिल चिन्मय, और